हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीचिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें पूरा हम जानेंगे लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और भी जितने भी इससे फैक्टर जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा चले, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मतलब कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पढ़ते हैं लीचिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है लीचिंग के लिए वो होता है कॉन्सेंट्रेट फॉर लीचिंग। मतलब आपका जो ओर है उसको प्रिपेयर करना है लीचिंग के लिए। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, अपने पास जो ओर होता है उसमें जनरली एक तो ओर होता है और उसमें मेन ओर होता है, और क्या होता है, गैंग होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जितने भी गैंग है उसको अलग कर लेना है बिफोर लीचिंग। जितना पॉसिबल हो सके गैंग अलग हो जाना चाहिए। तो मिनरल प्रोसेसिंग में जो बहुत सारा टेक्निक है, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, हेवी मीडिया सेपरेशन है, इन सब का इस्तेमाल करना है। जितना हो सके गैंग को अलग करना है। ठीक है, जैसे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल तो उस केस में मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ कर लेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो उस केस में हम वहाँ पे हम फ्लोथ फ्लोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग है ना वो कम हो सके। ठीक है, और दूसरा है जो लीचिंग सॉल्यूशन है उसका भी कंजप्शन कम हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा गैंग होगा कंजप्शन जो लीचिंग सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा और प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो कंसंट्रेशन कर लेना। दूसरा क्या कर लेना है, रोस्टिंग के थ्रू अपना जो ओर है उसके नेचर को चेंज कर लेना है। अगर और सल्फाइड है, ठीक है, तो क्या होता है ना, जो सल्फाइड और होता है वो एक्चुअली में डिसॉल्व नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको रोस्टिंग करके उसको या तो सल्फेट में या तो ऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसका लीचिंग करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं लीचिंग सॉल्यूशन प्रिपरेशन करते हैं या लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए लीचिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो मेन आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका मेन सॉल्वेंट होता है, उसके साथ कुछ अमाउंट में हम क्या डालते हैं, रिएजेंट। ठीक है, तो ये रिएजेंट क्या करता है ना, जो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। ठीक है, मेन सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ रिएजेंट होता है वो सॉल्यूशन प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक है, तो मेन और के साथ हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत सारे केमिकल्स आते हैं एज ए रिएजेंट। अब जो मेन पर्पस होता है लीचिंग में, देखिए लीचिंग क्या है, एक तरह से डिसोल्यूशन प्रोसेस है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने मेटल को डिसॉल्व करा रहे हैं, मतलब सेलेक्टिवली डिसॉल्व करा रहे हैं। जो आपके ओर में जो केवल मेटल है हम उसको डिसॉल्व करा रहे हैं, बाकी गैंग को हम अलग कर रहे हैं, है ना। तो देखिए उस केस में क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ को डिसॉल्व होने के लिए या तो वो अपने ऑक्सीडाइज कंडीशन या अपने रिड्यूस कंडीशन में आना चाहिए। मतलब जैसे कॉपर है, तो कॉपर अगर तभी डिसॉल्व हो पाएगा जब ये कॉपर आयन बनेगा। ठीक है, तो डिसॉल्व होने के लिए क्या बनना चाहिए, कॉपर आयन। ये नहीं बोल सकते कि वो कॉपर होते हुए वो डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जब किसी में डिसॉल्व होता है तो वो अपने कैटायन या एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब या तो उसका रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तभी जाके वो मेटल जो है किसी अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना। तो वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी लिए ही हम क्या करते हैं, अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी सॉल्वेंट होते हैं ना, जो लीचिंग सॉल्वेंट होते हैं, जो लीचिंग सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है, उसमें हम अलग अलग अमाउंट में एसिड या एल्कली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब वाटर बेस्ड रहेगा उसको हम उसमें हम एसिड मिलाते हैं। अब एसिड कितना मिलाना है वो डिपेंड करता है ओर पे। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, अगर जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता तो उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ाते हैं, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं एसिड का। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हम एसिड डालते हैं। वैसे ही एल्कली होता है, दो टाइप का मेन जो होता है सॉल्यूशन वो होता है एसिड और एल्कलीज। ठीक है, एसिड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एसिड जो है ना किसी भी मेटल को घोल सकता है ना। और उसके लिए प्रॉपर मतलब एकदम ओर के साइज़ को छोटा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे थोड़े बड़े साइज़ का भी ओर होगा ना तो वो एसिड के अंदर बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। एल्कली का इस्तेमाल हम कहीं कहीं पे किसी सर्टेन स्पेसिफिक एरिया में करते हैं, जैसे हम बेयर्स प्रोसेस में करते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना को अलग करने के लिए, है ना। नहीं तो ज़्यादातर जो है ना हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए लीचिंग सॉल्यूशन।
अब कॉमन टाइप के देखो रीजेंट्स कौन कौन से, आपका एसिड है, एसिड में हम H2SO4 और HCl के इस्तेमाल करते हैं। एल्कलीज में NOH, NO2CO3 और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सब डिपेंड करता है कि किस टाइप का ओर है, उस हिसाब से हम ये जो है रीजेंट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रीजन सिलेक्शन करने के पीछे क्या क्राइटेरिया होती है, या रीजन को कब अच्छा माना जाता है। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है, जो लीचिंग जो होता है ना, ठीक है, लीचिंग जो होता है सेलेक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टिव लीचिंग होने का क्या मतलब है, मतलब आपके पास जो ओर है उसमें बताया मैंने कि मेटल भी है और गैंग भी है। ठीक है, तो आपके जो लीचिंग सॉल्यूशन में सेलेक्टिव डिसोल्यूशन होना चाहिए, मतलब या तो मेटल डिसॉल्व हो जाए या तो पूरा गैंग डिसॉल्व हो जाए। हमको क्या करना है, दोनों को अलग करना है ना। मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम मेटल को डिसॉल्व कराते हैं और गैंग को डिसॉल्व नहीं कराते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है, जैसे थोरियम जो है उसके केस में क्या होता है, हम वहाँ पे गैंग को डिसॉल्व कराते हैं, मेटल को अलग कर लेते हैं। बहुत कम केस में ऐसा होता है, तो ज़्यादातर केस में हम मेटल को डिसॉल्व कराते हैं और गैंगों को अलग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव लीचिंग, ये होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या होना चाहिए, लीचिंग जो है वो रैपिड मतलब फास्ट होना चाहिए, जो डिसोल्यूशन रेट हो वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, प्रोडक्टिविटी मायने रखती है, कम समय में हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए लीचिंग जो है वो फास्ट होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा रिजेंट यूज़ करना है जो सिलेक्टिव हो और रैपिड डिसोल्यूशन करे। ठीक है, और सेकेंड क्या है, जो रिजेंट है वो आसानी से डिजॉल्व भी होना चाहिए। जो आपका जो मेन सॉल्वेंट जो होता है ना, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट, उसके अंदर रिजेंट डिजॉल्व भी होना चाहिए जल्दी से, वैसा रिजेंट आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा क्या है, रिजेंट जो है वो कोरोजिव नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर रिजेंट बहुत ज़्यादा कोरोजिव नेचर का है तो जितने भी इक्विपमेंट है, कंटेनर वगैरह, सबको कोरोड कर देगा, सब में कोरोजन हो जाएगा, आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोरोजिव नेचर नहीं होना चाहिए रीजन का। फोर्थ है कि रीजेंट थोड़ा कम पैसे में आ जाना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और रीजनरेशन उसका पॉसिबल होना चाहिए। रीजनरेशन मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद वापस से हम लीच सॉल्यूशन को रिकवर कर लेते हैं, फिर उसी लीच सॉल्यूशन को फिर इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो एक बार आपने लीचिंग किया, फिर वो केमिकल को फेंकना पड़ेगा, फिर नया केमिकल लाना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना, पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, हर बार नया रीजन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीचिंग ऑपरेशंस, कितने टाइप के लीचिंग्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इन सीतु लीचिंग। तो ये इन सीतु लीचिंग जो होता है ना, माइंस में ही करते हैं हम लोग, मतलब उसको हम अब कंपनी प्लांट वगैरह में नहीं लाते हैं, जो माइंस में जो और है ना, वहीं पे माइंस में ही लीचिंग कर लेते हैं। अब ये जो जो इन सीतु लीचिंग है ना, वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप का लीचिंग क्या होता है, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, जब मेन माइनिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो जो भी ओर है उसको प्लांट में लाते हैं। लेकिन कुछ, अब आप माइनिंग कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत सारा जो ओर वगैरह है वो नीचे में डस्ट के फॉर्म में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो वो कई बार हम नहीं लाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं माइंस में। ठीक है, जो बड़े बड़े ओर हैं उसको तो ला लेते हैं, बट छोटे छोटे डस्ट वगैरह को छोड़ देते हैं। तो वो जो डस्ट वगैरह को जो छोड़ दिए हैं उसको भी आपको यूटिलाइज करना है। तो मेन माइनिंग ऑपरेशन के बाद जो बचे कुछ ओर है ना, उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना लीचिंग सॉल्यूशन है ना, उसको क्या करते हैं, माइंस में भेज देते हैं, मतलब माइंस के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए माइन है ना, डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, माइंस के नीचे क्या है, डस्ट के फॉर्म में और पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपना लीचिंग सॉल्यूशन यहाँ भेज देंगे। लीचिंग सॉल्यूशन भेजेंगे तो ये जितना भी मेटल है लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। अब इस लीचिंग सॉल्यूशन को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और उस लीचिंग सॉल्यूशन से बाद में मेटल को अलग कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो मेन आपका माइन होता है उसी में हम लीचिंग करते हैं। जैसे यूरेनियम का लीचिंग करते हैं, देखो इस प्रोसेस से ऐसे। यूरेनियम की लीचिंग में क्या होता है, यूरेनियम के ओर को हम बाहर नहीं निकालते हैं, माइंस से हम बाहर नहीं निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नीचे पोर्शन में यूरेनियम का डिपॉजिट है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यूरेनियम को खोद के बाहर नहीं निकालते, हम क्या करते हैं ना, यूरेनियम का डिपॉजिट नीचे हमको पता चल गया, हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से अपना जो लीचिंग सॉल्यूशन है वो भेजते हैं। ठीक है, यहाँ से ड्रिल करके लीचिंग सॉल्यूशन को ऊपर से नीचे भेजते हैं। अब ये लीचिंग सॉल्यूशन नीचे जाता है,
ठीक है। नीचे जाने के बाद ये पूरा डिपॉजिट है नीचे में यूरेनियम का, तो ये लीचिंग सॉल्यूशन इस डिपॉजिट में से होते हुए बहते हुए कहाँ जाता है, यहाँ से बहते हुए यहाँ तक आता है। अब यहाँ पे देखो एक और पाइप लगा हुआ है, तो ये पाइप क्या करता है, जो लीचिंग सॉल्यूशन है ना उसको खींचता है। अब होता क्या है, लीचिंग सॉल्यूशन को आप इधर इस साइड से डाल रहे हो, तो ये बहते हुए क्या हुआ, यहाँ इस साइड आया। तो जब ये फ्लो करते हुए आएगा यहाँ से बहते हुए, तो अपने साथ जो यूरेनियम है, जो अंदर में यूरेनियम का वो डिपॉजिट जो है ना, वो यूरेनियम को डिज़ोल्व करते हुए आएगा। तो यहाँ तक जब आएगा लीचिंग सॉल्यूशन, तो उसके अंदर यूरेनियम क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो चुका होगा। इस यूरेनियम को क्या करेंगे, ये वाले पंप के थ्रू हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। फिर बाद में जो लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर जो आपका यूरेनियम डिज़ोल्व हो चुका है, उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है। जैसे यूरेनियम के केस में हम लीचिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अमोनियम कार्बोनेट या सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। तो ये दो तरीके का लीचिंग, मतलब जो इन सितु लीचिंग है दो तरीके का होता है। एक तो जो बचे खुचे जो और बच गए हैं उसको रिकवर करने के लिए, दूसरा क्या होता है, जो मेन माइनिंग है, माइंस है, उसके अंदर ही हम लीचिंग सॉल्यूशन भेज के डिज़ोल्व करा के हम ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है। मतलब हम लोग ओर को निकालने का झंझट नहीं लेते हैं, लीचिंग सॉल्यूशन को भेज के ही डिज़ोल्व करा के उसको लीचिंग सॉल्यूशन को ऊपर ला लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डंप लीचिंग या हीप लीचिंग। ठीक है। आप इस केस में क्या करते हैं, डंप लीचिंग या हीप लीचिंग में ऐसे हीप बना लेते हैं, ऐसे ओर का, ये ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे क्या बना लेंगे, ओर को ला के इकट्ठा कर लेके ऐसे हीप बना लेंगे। ठीक है। अब देखो डंप और हीप लीचिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप बेकार क्वालिटी का ओर को आप लीचिंग कर रहे हो तो उसको हम डंप लीचिंग बोलते हैं। डंप मतलब क्या होता है, बेकार चीज़। अगर यही अच्छी क्वालिटी का ओर होता है तो हम उसको बोलते हैं हीप लीचिंग कर रहे हैं, है ना। दोनों का प्रोसीजर सेम है, बस नाम थोड़ा अलग है। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसा हीप बना लेते हैं ओर का। अब हीप बनाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से ना जो लीचिंग सॉल्यूशन है उसको हम उसकी बारिश करवाते हैं। जैसे बारिश होता है ना, वैसी तरीके से क्या होता है, लीचिंग सॉल्यूशन को ऊपर से ऐसे डालते हैं। तो ये लीचिंग सॉल्यूशन हीप के ऊपर आप डालते हो, तो लीचिंग सॉल्यूशन क्या होगा, हीप के ऊपर डालोगे तो ऊपर से होते हुए क्या करेगा, वो नीचे आएगा। ठीक है। ऊपर से होते हुए क्या करेगा, नीचे आएगा। तो नीचे आते हुए वो क्या करेगा, जो ओर में जो मेटल है उसको डिज़ोल्व कर लेगा। ठीक है। ओर में जो मेटल है उसको डिज़ोल्व कर लेगा, है ना। और वो जो लीच लिकर है वो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, प्रेग्नेंट सॉल्यूशन पॉन्ड। प्रेग्नेंट सॉल्यूशन मतलब लीच लिकर कोई बोलते हैं जिसको अंदर मेटल डिजॉल्व है, उसको हम प्रेग्नेंट सॉल्यूशन भी बोल लेते हैं। फिर इसी सॉल्यूशन से बाद में हम क्या कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं। जैसे गोल्ड का जो लीचिंग इसी तरीके से होता है, वहाँ से हम गोल्ड का रिकवरी कर लेते हैं। रिकवरी करने के बाद जो अपना सॉल्यूशन होता है उसको वापस से रिसाइकल करके फिर से उसी लीच सॉल्यूशन को फिर ऊपर से डालते रहते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका डंप लीचिंग या हीप लीचिंग। नेक्स्ट है परकुलेशन लीचिंग। अब परकुलेशन लीचिंग में क्या होता है ना, ऐसे टैंक होते हैं, ऐसे टैंक बने होते हैं, है ना। इसी टैंक के अंदर अपने ओर को हम क्या कर देते हैं, ऐसे फिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा ओर को हमने क्या कर दिया है, भर दिया है टैंक के अंदर। अब क्या करते हैं, अपना जो लीचिंग सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे देखिए H2SO4, इस लीचिंग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इसके अंदर भेजते हैं। तो ये ऊपर से डालते हैं सॉल्यूशन को, तो ये सॉल्यूशन नीचे आता है। नीचे का आने के बाद फिर इसी सॉल्यूशन को हम ऊपर ले जाते हैं। मतलब हम लीचिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे लेके जाते हैं। और अपनी जगह फिक्स है, हम क्या कर रहे हैं, अपना जो सॉल्यूशन है उसको नीचे ला रहे हैं, फिर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, फिर नीचे ला रहे हैं, फिर ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऐसा हम स्टीयरिंग करा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे करा रहे हैं अपना जो लीचिंग सॉल्यूशन है उसको। तो ऐसे ऊपर नीचे कराने से क्या होता है, जितना भी मेटल होता है ना वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना घर में, तो हम शक्कर को जल्दी घोलने के लिए क्या करते हैं, एक दो टो ग्लास लेते हैं, एक गिलास में शक्कर भर के दूसरे ग्लास में डालते हैं, फिर दूसरे से तीसरे ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है, शक्कर जल्दी घुल जाता है। सेम यहाँ पे भी है, ऐसे ही ऊपर नीचे हम कराते हैं लीचिंग सॉल्यूशन को, तो जो रेट ऑफ लीचिंग है वो फास्ट होता है। ठीक है। ये परकुलेशन लीचिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। परकुलेशन लीचिंग में क्या है, एक तो मेटल बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, रिकवरी बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। और ये बैच टाइप प्रोसेस है। मतलब बैच टाइप प्रोसेस मतलब एक बार आपने जो ओर डाला, पहले उसका लीचिंग करोगे, फिर उस ओर को पूरा खाली करके, मतलब अलग करके फिर नया ओर डालोगे, तो क्या बैच प्रोसेस है। तो बैच प्रोसेस में जो है ना कंट्रोल बहुत अच्छा होता है
है ना, आप हर चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो प्रोसेस को। नेक्स्ट होता है आपका एजिटेशन लीचिंग। एजिटेशन मतलब क्या होता है, स्टीरिंग, किसी चीज़ को घुमाना। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शक्कर को डालते हैं, चम्मच से घुलाते, क्या करते हैं, हिलाते हैं ना उसको, उसको बोलते हैं स्टीरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एक क्या होता है, अपना एक रिएक्टर होता है, एक टैंक होता है। ठीक है, इसमें भी अपना ये देखो टैंक होता है, इसके अंदर हम ओर को भर देते हैं और लीचिंग सॉल्यूशन को डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे स्टीरिंग करते हैं, इसको घुमाते हैं। घुमाने से क्या होता है, ओर जो है जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब ओर के अंदर जो मेटल होता है वो अंदर में अच्छे से सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजिटेशन लीचिंग। यहाँ पे देखो स्टीरिंग सिस्टम है ना, मैकेनिकल स्टीरिंग सिस्टम, ही लगातार इसको घुमाते रहता है। तो ये होगा, इतने टाइप के क्या होते हैं लीचिंग मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ लीचिंग। तो थ्योरी ऑफ लीचिंग में वही है, कैसे लीचिंग होते हैं हम उसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया ना, जो हम लीचिंग जो करते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए। जनरली सेलेक्टिव लीचिंग मतलब या तो मेटल डिज़ोल्व हो या गैंग डिज़ोल्व हो। ज़्यादातर केस में मेटल ही हम डिज़ोल्व करवाते हैं, है ना। कुछ केस में ऐसा होता है जिसमें हम हो सकता है कि गैंग को डिज़ोल्व कराएं और मेटल को अलग कर लें। ठीक है, अब डिजोल्यूशन देखो, अलग अलग टाइप के डिजोल्यूशन। एक होता है सिंपल डिजोल्यूशन। सिंपल डिजोल्यूशन केस में हम जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर ही हम लीचिंग कर लेते हैं, मतलब वाटर को हम एज ए लीचिंग सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं। वो किस केस में होता है, जब जब हम सल्फेट बनाते हैं ना, सल्फेट या क्लोराइड बनाते हैं, जब हम सल्फेटिंग या क्लोराइडिंग रोस्टिंग करते हैं ना, तो उसके थ्रू जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको हम डायरेक्टली वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, ये सल्फेट है, तो इस कॉपर सल्फेट को आप वाटर के अंदर ही घोल सकते हो। अगर सल्फेट है तो ये कॉपर के अंदर ही क्या हो जाएगा, ऐसे वाटर के अंदर ही, सिंपल वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल डिज़ोल्यूशन। दूसरा एक होता है एसिड लीचिंग। एसिड लीचिंग में सिंपल सी बात है, एसिड की इस्तेमाल करेंगे, जैसे H2SO4 या HCl हो गया। यहाँ पे देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड को हमने H2SO4 में डिज़ोल्व कर लिया तो हमको क्या मिल गया, ये जिंक सल्फेट मिल गया। ठीक है, ये जिंक सल्फेट मतलब ये सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से मेटल हम रिकवर कर लेंगे। अब इस रिएक्शन को अगर आप तोड़ के देखोगे, मतलब अलग अलग देखोगे ना, तो ये रिएक्शन आपको कैसा दिखेगा कि जिंक ऑक्साइड जो रिएक्शन कर रहा है आपके हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन आयन से मतलब दो हाइड्रोजन आयन से मान लीजिए रिएक्शन किया हाइड्रोजन से, तो ये बन गया जिंक प्लस H2O। तो ये जिंक आपको कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। H2O अलग हो गया, जिंक जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ये जिंक आयन बन जाता है, ये जिंक आयन। ठीक है, याद रखिए हमेशा, ये जिंक अगर आयन के फॉर्म में रहेगा ना, जैसे ये 2H+ आयन है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन दिया, जिंक दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये डिजोल्व हो जाएगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर इसी रिएक्शन को मैं अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, दूसरा होता है एल्कली डाइजेशन। एल्कली के केस में हम कोई एल्कली इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे बायर प्रोसेस में हम करते हैं, अपना जो एलुमिना होता है उसको हम एल्कली के अंदर डिजोल्व कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद होता है रेडिकल एक्सचेंज। रेडिकल एक्सचेंज का रिएक्शन के यहाँ पे दिया है। रेडिकल एक्सचेंज में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो क्या होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे कि गैंग वगैरह है। गैंग वगैरह को अगर आपको डिज़ोल्व नहीं कराना है तो उसको ऐसा चीज़ में कन्वर्ट कर दो, ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो कि वो डिज़ोल्व ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोअर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनाने हैं तो वहाँ पे रेडिकल एक्सचेंज रिएक्शन होता है। अब देख लेते हैं हम काइनेटिक्स ऑफ लीचिंग, मतलब रेट ऑफ लीचिंग को क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी थी कि रेट ऑफ लीचिंग को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। आप अपने घर में एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने बहुत बार बताया ना, शरबत बना रहे हो आप, शरबत बना रहे हो, शक्कर को घोलते हो ना, तो आपको तो वैसे भी आइडिया है कि शक्कर कैसे जल्दी घुलेगा। एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट, मान लो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो जल्दी घुलेगा, फिर जितना आपका पानी गर्म होगा डिजोल्यूशन रेट उतना ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, प्रेशर का इफेक्ट है, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिजोल्यूशन रेट उतना ज़्यादा होगा। तीसरा क्या है, जितना पानी ज़्यादा होगा
शक्कर उतनी आसानी से घुलेगा। अगर पानी कम पड़ गया तो शक्कर ज़्यादा नहीं घोल पाएगा, मतलब अमाउंट जो है सॉल्वेंट का, जो सॉल्यूशन का अमाउंट वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो आसानी से घोल पाएगा। ठीक है। और चौथा स्टीयरिंग जो है, आप उसको अच्छे से हिला डुला रहे हो कि नहीं। अगर मैं शरबत बना रहा हूँ, शक्कर को पानी में रख के छोड़ दिया तो कितने टाइम बाद वो डिज़ोल्व होगा? उसको 2 घंटे लग जाएंगे शक्कर को डिज़ोल्व होने में, अगर आप स्टीयरिंग नहीं करोगे, चम्मच नहीं चलाओगे तो, है ना। अगर चम्मच चलाओगे तो 2 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो रेट ऑफ लीचिंग है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं कैरेटिक्स में, ज़्यादा मतलब बहुत कोई हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, यही सारी बस चीज़ें हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें 5 स्टेप बोला गया है। जो लीचिंग होता है ना वो 5 स्टेप में होता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका जो रिएजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, जो जो रिएजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा मिनरल के सरफेस में। ये क्या है, आपका मिनरल का सरफेस है, मतलब ओर का सरफेस है। तो रिएजेंट क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आया, इसके सरफेस में आया, मिनरल के सरफेस में आया। तो ये क्या सरफेस में आके क्या करेगा भाई, रिएक्शन करेगा रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन करेगा मतलब रिड्यूस करेगा आपका जो मेटल इसमें है, मिनरल के अंदर मेटल, उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के बाद जो मेटल आयन बनेगा वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो बाकी जो गैंग वगैरह है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपका रिएजेंट जो है इसके पास आएगा मिडल में, यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, ये मिडल में रिएक्शन करेगा। अब कुछ समय बाद देखो, ये जब प्रोसेस होगा तो क्या बन जाएगा, एक और प्रोडक्ट लेयर बन जाएगा ऐसा। ये प्रोडक्ट लेयर कैसे बन गया, मतलब में जैसे शुरुआत में क्या था, ये मिनरल का लेयर यहाँ था, ये था आपका मिनरल का लेयर। लेकिन जब रिएक्शन होने के कारण क्या होगा, यहाँ तक डिज़ोल्व हो गया वो मेटल, यहाँ तक क्या हो गया, कुछ समय बाद यहाँ तक मेटल डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेटल डिज़ोल्व हो गया, तो यहाँ पे अब 2 सरफेस मिलेगा आपको। एक ये जो डिज़ोल्व हो चुका है, मतलब यहाँ से मेटल डिज़ोल्व हो चुका है, उसको हम सॉलिड पोरस रेसिड्यू बोलते हैं। मतलब यहाँ इतने पोर्शन में से मेटल डिज़ोल्व हो चुका है ना। अब ये जो इधर जो आपको मैं अभी अभी आपको मैं सर्कल जो बना रहा हूँ, ये वाले से भी मेटल डिज़ोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप क्या क्या होगा। सबसे पहले जो रिएजेंट है आपका, ये पहले इस यहाँ पे आएगा, ये जो सॉलिड पोरस रेसिड्यू बोलते हैं, यहाँ पे आएगा आपका रिएजेंट। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो रिएजेंट है वो डिफ्यूज़ करेगा, ये लेयर के अंदर क्या करेगा, अंदर डिफ्यूज़ करेगा, मतलब आपका रिएजेंट अंदर जाएगा। ये सेकेंड स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ये जो अंदर जा रहा है वो सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये रिएजेंट क्या करेगा, मिनरल से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, मिनरल को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, रिडक्शन से क्या होगा, आपका जो मेटल है, जो मेटल आयन जो बन रहा है वो मेटल आयन बनेंगे यहाँ पे। मतलब थर्ड स्टेप क्या होगा, जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिएक्शन के बाद जो भी मेटल्स बना और जो भी और गैंग वगैरह जो और भी जो प्रोडक्ट बने रिएक्शन के कारण, वो प्रोडक्ट क्या होगा, वापस से इस पोरस लेयर में से होते हुए क्या होगा, बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये वाले सरफेस में हो रहा है। तो इस वाले सरफेस से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मेटल आयन बना और उसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट बनेगा, वो अब क्या करेगा, यहाँ से डिफ्यूज़ होकर वापस इधर आएगा। ठीक है, ये वो फोर्थ होगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो आ गया जो मेटल आयन, वो वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये 5 स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया गया है, आप यहाँ पे और डिटेल से पढ़ सकते हो, ये नोट्स तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो टोटल 5 स्टेप होता है। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप में से ही ना कोई 1 या 2 स्टेप ऐसा होता है जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। रेट कंट्रोलिंग स्टेप क्या होता है, वो स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो स्लोएस्ट जो स्टेप होता है ना, वो क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि अगर उस स्टेप को अगर आप बढ़ा दिए, ठीक है, मतलब उसका रेट अगर स्लो है उसको आप बढ़ा दिए, तो ओवरऑल जो रेट होता है लीचिंग का वो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर 1 और 5 जो है, स्टेप 1 और 5 अगर स्लो हो रहा है, मतलब रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, तो आप क्या कर लो, स्टीयरिंग को बढ़ा दो। स्टीयरिंग को बढ़ाओगे ना, स्टीयरिंग रेट मतलब घोलने की, मतलब उसको घोलोगे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, लीचिंग रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि स्टेप 1 और स्टेप 5 कौन सा स्टेप है, इसमें जो रिएजेंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ ये फर्स्ट स्टेप है, और जो
फिफ्थ स्टेप क्या है, जो मेटल आयन जो रिड्यूस है ना, जो रिड्यूस हो रहे हैं वो वापस इधर जा रहा है। ये पांचवा स्टेप होता है। तो अगर ये दोनों स्टेप रेट कंट्रोलिंग स्टेप है तो आप स्टीयरिंग का रेट बढ़ा दो तो ओवरऑल रेट क्या होगा, लीचिंग का बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर स्टेप थ्री मतलब अगर रेट कंट्रोलिंग मतलब जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन स्लो हो रहा है, वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है मान लो। तो अगर रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उस केस में आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका लीचिंग सॉल्यूशन का वो बढ़ा दो। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो मतलब रेट कंट्रोलिंग स्टेप होगा उसको पता लगा करके क्या करो, उसको बढ़ा दो उस स्टेप की स्पीड को, तो ओवरऑल जो लीचिंग रेट है ना वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ लीचिंग। तो एक ये भी एक मतलब मैकेनिज्म है लीचिंग का। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म देखो, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें क्या है, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। और दो इलेक्ट्रोड है, इसमें से एक क्या होता है, कैथोड, और एक होता है एनोड। ठीक है। इसमें एक क्या होता है, एक होता है आपका कैथोड और एक होता है आपका एनोड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यही जो बनता है ना उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो एनोड है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो डिजॉल्व होता है। जैसे एनोड में मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कॉपर है ना। तो ये जो एनोड है ना वो सेल में जनरली पॉजिटिव से जुड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज से। तो कॉपर जो है क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ये कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये डिज़ोल्व हो जाएगा एनोड। ये कॉपर आयन कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, आप तो ब्लीचिंग के केस में ये वाला प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो मान लीजिए जैसे ओर है, ये मान लीजिए क्या है, ये ओर है। ठीक है। तो इस ओर में क्या होगा, एक एक हाफ पोर्शन या कुछ पोर्शन जो हो एनोड का काम करेगा, कुछ पोर्शन क्या है, कैथोड का काम करेगा। और जो इसके बाहर पूरा जो लीचिंग सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक सेल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इससे क्या होगा, जो एनोडिक एरिया जो बना रहेगा ना वो वहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोल्ड का साइनाइडेशन जो करते हैं ना, मतलब साइनाइड सॉल्यूशन में गोल्ड की ओर को जब हम डिज़ोल्व कराते हैं तो गोल्ड उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल काम करता है। उस ओर का कुछ पोर्शन एनोड बन जाता है, तो जहाँ एनोड बनेगा ना वहाँ से जो गोल्ड है वो डिज़ोल्व होना चालू हो जाता है आपके लीच लिकर में। ठीक है, इस तरह से होता है ना। जैसे कि अ, जैसे कि मान सकते हो कि जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर एनोड का बना है तो क्या करेगा, कॉपर इसका रिडक्शन हो जाएगा, टू है ये टू कैटायंस में, ये कहाँ चला गया आपका, सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है। अब इस दो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन रिसीव करेगा, उसको उसको रिसीव करोगे H2O प्लस हाफ O2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपका होगा कैथोड में, और ये आपका बन जाएगा H2, सॉरी ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2OH आयन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन आपका कहाँ होगा, कैथोड में। ये रिएक्शन का कहाँ होगा, एनोड में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ रही है ना। तो वही होता है, और का कुछ पोर्शन एनोड बन जाएगा, कुछ पोर्शन कैथोड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, उससे डिसोल्यूशन होता है ना। तो इस तरीके का प्रिंसिपल आपका काम करता है मेन साइनाइडेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर के ओर में जो जो ओर होता है उसको जब हम लीचिंग करते हैं ना साइनाइड सोल्यूशन से, तो ये प्रिंसिपल काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, है ना। और वही जब ये भी होता है कॉपर का, जब हम डिसोल्यूशन कराते हैं अमोनियम सॉल्यूशन में तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म काम करता है। अब देख लेते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इन लीचिंग ऑपरेशन। तो ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लीचिंग ऑपरेशन में, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा पिछला वाला एग्जांपल जहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है, जो कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है।
ठीक है। तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो कैथोडिक रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और कैथोडिक रिएक्शन नहीं होगा तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बन रहा है वो नहीं बन पाएगा, मतलब लीचिंग कंप्लीट नहीं होगा, लीचिंग नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और वहाँ पे और ज़्यादा, जहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है लीचिंग ऑपरेशन में, वहाँ पे और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी लीचिंग पॉसिबल होगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो, लीचिंग ऑपरेशन विच डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कौन कौन सा लीचिंग ऑपरेशन में ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जैसे सैनिडेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। दूसरे हैं डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर इन अमोनिया। तीसरा है कार्बोनेट लीचिंग ऑफ यूरेनियम, और चौथा है लीचिंग ऑफ सल्फाइड्स। तो इन सब जो लीचिंग ऑपरेशन में ऑक्सीजन डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो लीचिंग ऑपरेशन आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियल और माइक्रोबियल लीचिंग। ठीक है। तो ये बैक्टीरियल लीचिंग में क्या होता है, हम एक कुछ सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं आपका जो डिसोल्यूशन रेट है, जो लीचिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल और माइक्रोबियल लीचिंग। ठीक है। ये एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ना, डिसोल्यूशन रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ये 20th सेंचुरी में अचानक से मतलब ये देखा गया कि कुछ टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से लीचिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे जो और हैं, जैसे आर्सेनोपाराइट है, बोरनाइट है, चाल्कोपाराइट है, कोवेलाइट है ना, गैलेना है, मोलिब्डेनाइट है, पैराइट है, ये सब कुछ टाइप के और होते हैं जिसका हम जब लीचिंग करते हैं ना तो उस समय बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पीड को, लीचिंग की स्पीड को बढ़ा देता है ना, स्पीड को भी बढ़ाता है, और जो रिकवरी है, जो मेटल की रिकवरी है ना, वो भी फास्ट होता है कुछ बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो लीचिंग प्रोसेस में सहायता करते हैं। ये है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस और फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ये सब 3 मतलब 3 बैक्टीरिया के नाम हैं। ये बैक्टीरिया जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना, लीचिंग ऑपरेशन में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मीडियम क्या होता है, जहाँ पे कार्बन नहीं होता ना उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मीडियम। तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक मीडियम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो भी एक क्या है, जीव की तरह है, उसको एनर्जी चाहिए, है ना, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से लेता है, ये ऑक्सीडेशन से लेता है। जब जैसे थायोसल्फेट जब सल्फेट में कन्वर्ट होता है, वैसे ही जब फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। फेरस आयन किसको बोलते हैं, F2+ आयन को हम फेरस आयन बोलते हैं, और F3 आयन को फेरिक आयन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है ना उसी का यूज़ करता है बैक्टीरिया। ठीक है, अपने आप को ग्रो करने के लिए। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ना, एंजाइम्स बनाता है ना। बैक्टीरिया क्या करता है, एंजाइम बनाता है। यही एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। ये जो है डायरेक्ट डिसोल्यूशन को बता रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो, कॉपर सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, कॉपर और SO4। मतलब यहाँ पे कॉपर डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का रोल होता है। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको पता है कि जनरली जो सल्फाइड और होते हैं ना उसमें आयरन सल्फाइड मिलता ही मिलता है। आयरन सल्फाइड इज ए इम्प्योरिटी सभी सल्फाइड और में रहता है। जैसे अगर कॉपर का और है सल्फाइड और, तो उसमें आयरन सल्फाइड रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो लेड सल्फाइड है, गैलेना होता है, उसमें भी आयरन सल्फाइड रहता ही है एज ए इम्प्योरिटी। ठीक है। तो ये जो आयरन सल्फाइड है ना, यही आपको क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है ना फेरिक आयन, यही बैक्टीरिया का खाना होता है। ठीक है। और ये ऑक्सीडेंस की तरह काम करते हैं। मतलब आपका जो मेटल सल्फाइड है ना उसके साथ ये रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। क्या बोलता है, ये मेटल को रिड्यूस कर देता है
और खुद क्या है, फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन है और ये क्या है, आपका फेरस आयन है। ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, वापस से जो फेरिक आयन है ना, एफी, ये जो फेरस आयन है वापस से उसको फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब है ना। तो इससे क्या होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को कौन ले लेगा, बैक्टीरिया ले लेगा। तो अब ये जो फेरिक आयन है ना, ये ऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है, मतलब इसको डिजोल्व करने का काम करते हैं मेटल सल्फाइड को। तो ये फेरिक आयन का होना सॉल्यूशन में ज़रूरी है। तो ये फेरिक आयन कौन लाएगा, बार बार जो बैक्टीरिया है वो लगातार प्रोड्यूस करेगा फेरिक आयन, और इसी की वजह से क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो उसको स्पीड को बढ़ा देता है, लगातार फेरिक आयन का सप्लाई करता है। फेरिक आयन के सप्लाई करने के कारण ही जो है लीचिंग रेट वो बढ़ता है। ठीक है। तो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, मतलब सब टाइप के ओर के लिए किसी भी टाइप का बैक्टीरिया नहीं, मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है कि इस टाइप के ओर के लिए यही बैक्टीरिया यूज़ होगा। जैसे थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस यूज़ करते हैं, जो थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस हम यूज़ करते हैं आपका फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। मतलब F2 आयन है ना, इसको फेरिक आयन F3 आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस बैक्टीरिया के यूज़ करते हैं। ठीक है। थायोऑक्सीडेंस ये नहीं कर सकता। ठीक है। वहीं सल्फ़र को थायोसल्फेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए दोनों दोनों बैक्टीरिया काम में ले सकते हो आप। दोनों बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं सल्फ़र को थायोसल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए केवल ये थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस ही कर सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया लीचिंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ठीक है। तो बैक्टीरियल लीचिंग के लिए सबसे जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी टेम्परेचर रेंज में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और जल्दी ग्रोथ करता है। इससे कम टेम्परेचर हुआ या इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ ना, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है ना। अगर अगर 50 डिग्री हो गया टेम्परेचर तो जनरली उसकी एक्टिविटी पूरी स्टॉप हो जाती है। मतलब अगर टेम्परेचर 50 डिग्री पहुँच पहुँच गया लीचिंग का, है ना, लीचिंग सॉल्यूशन का, तो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर 70 डिग्री आपने उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्यूशन का, तो कम्प्लीटली बैक्टीरिया मर जाएगा, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो आपको आइडियल सॉल्यूशन रखना है, मतलब आइडियल टेम्परेचर रखना है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, खाना क्या है, ये सब है। FeSO4 ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी खाना है। तो ये लगातार आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया को मिलेगा, तभी वो क्या रह पाएगा, एक्टिव रह पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज एंड बेड डेप्थ। तो पार्टिकल साइज का आपको तो पता है, पार्टिकल जितना छोटा होता है ना, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो बैक्टीरिया क्या है, सरफेस में अपना कॉलोनी बनाता है, मतलब घर बनाता है। जैसे ओर है, तो ओर के सरफेस में ही बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बनाएगा, है ना। ठीक है। तो जितना छोटा होगा ओर का साइज़, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना जल्दी क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब सूर्य की रोशनी जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सूर्य की रोशनी में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है कुछ अमाउंट में। तो अगर जो लीचिंग सोल्यूशन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ना, तो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो आपको लीचिंग सोल्यूशन मतलब बैक्टीरिया को सनलाइट में नहीं आने देना। सनलाइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा वो। उसके अलावा है इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड एरेशन। एसिडिटी, तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो तीनों बैक्टीरिया के मैंने नाम बताया, वो एसिड मीडियम ही काम कर सकते हैं, जहाँ पे पीएच वैल्यू 2 से 3.5 तक हो। वैसे सॉल्यूशन मतलब हम मतलब एसिड लीचिंग में ही हम इसको ले सकते हैं, किसको, बैक्टीरिया को। अगर आप एल्कली सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो तो उस केस में बैक्टीरिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वहाँ पे पीएच वैल्यू अलग होगी। तो ये पीएच वैल्यू मेंटेन करना है आपको 2 से 3.5, इसी में ही बैक्टीरिया एक्टिव रह सकता है। ठीक है। अगर पीएच वैल्यू अगर 6 चला जाता है मान लो, तो आपका बैक्टीरिया पूरा इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई तो ज़रूरी है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग
कोई भी चीज़ है, ऑर्गेनिज्म है, उसको तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो आपको ऑक्सीजन भी जनरली सप्लाई करता रहना है लगातार। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा बैक्टीरिया को तभी वो ग्रो कर पाएगा। ओके, तो ये था पूरा। अब देख लेते हैं इंडिया में क्या स्कोप है ये बैक्टीरियल लीचिंग का। तो इंडिया बहुत ही मतलब आइडियल जगह है बैक्टीरियल लीचिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे सल्फाइड और बहुत कॉम्प्लेक्स सल्फाइड और या लीन मतलब ख़राब क्वालिटी के सल्फाइड और मिलते हैं। तो ख़राब क्वालिटी की अगर और है उसको अगर आपको लीचिंग करना है तो बैक्टीरियल लीचिंग बहुत ही बेस्ट होता है ना। और इंडिया में कंडीशन क्या होता है, जनरली ह्यूमिड कंडीशन होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है ना, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन है इंडिया। तो इंडिया में बैक्टीरियल लीचिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो लीचिंग के बारे में, लीचिंग प्रोसेस के बारे में। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।